मित्रों, आप सबका आपके लिए एक और यूथ यूनाइट लाइट प्रोग्राम के एपिसोड में स्वागत है। पिछली बार हमने स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता पर चर्चा की और इस यात्रा के क्रम में उसके पहले और आखिरी हिस्से और उसके असर को जानने के लिए आज हम उस रहस्यमय दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो उतनी ही पुरानी है जितना कि समय है, खुशी और संतुष्टि की खोज कभी समाप्त न होने वाली खोज है। खुशी क्या है, संतुष्टि क्या है, कई चीज़ें हैं जिनका लोगों ने इन रहस्यमय संसारों में योगदान दिया है। तो यहाँ हमारा उद्देश्य ये समझना है कि वास्तव में खुशी क्या मायने रखती है। इस मायावी विषय में गहराई से गोता लगाने के लिए कुछ रूपरेखाओं का उपयोग करें, अपनी समझ पर मनन करें और कुछ प्रेरणादायक उद्धरणों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत करने के लिए आप हल्के से अपनी आंखें बंद करें और इन प्रश्नों पर चिंतन करें। पहला है, आपके लिए खुशी का क्या अर्थ है? आपको सबसे अधिक संतुष्टि का अनुभव कब होता है? मैं चाहता हूं कि आप इन दो प्रश्नों पर विचार करें, थोड़ा ठहरें। आप इस पर इस समय थोड़ा रुककर विचार कर सकते हैं। आपको इससे मदद मिलेगी अगर आप आंखें बंद कर लें और स्वयं में गहरे डूब जाए। इन दो प्रश्नों पर विचार करें तो अब आप कुछ शब्द या वाक्यांश लिख चुके होंगे जो आपके मन में आए होंगे। मैं चाहता हूं कि अपने नोट्स को देखें कि क्या उनमें इनमें से दो वाक्यांश हैं। मुझे खुशी तब होती है जब एक ये है, दूसरा है कि मुझे खुशी होगी अगर। अब विचार करें कि आपकी खुशी किस बात पर निर्भर है। क्यों कि वाक्य कहते हैं कि मुझे खुशी होगी जब और मुझे खुशी होगी अगर। क्या ये कारक आपके नियंत्रण या प्रभाव में हैं या ये आपके नियंत्रण या प्रभाव से बाहर हैं? आइए हम कुछ मिनट एक बहुत सरल लेकिन असरदार अवधारणा के लिए बिताते हैं जिसका प्रतिपादन डॉ स्टीफन कोवे ने अपनी पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव में किया है। डॉ स्टीफन कोवे प्राचीन साहित्य के कुछ बहुत शक्तिशाली सिद्धांतों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं जिनमें ऊपर कही गई बातें आंकड़ों के साथ हैं और प्रेरणादायक प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन से गहराई से प्रभावित हैं। मुझे एक बात तब से ही स्पष्ट रूप से याद है जब 1973 में मैंने यह पुस्तक पहली बार पढ़ी थी। संयोग से यह स्टीफन कोवे की 2 उद्धरण पुस्तकों का विवाह उपहार था। उनकी पुस्तक में डॉ विक्टर फ्रैंकल मनुष्य की अपने अर्थ की खोज के बारे में कहते हैं। अब मुझे लगता है कि यह विशिष्ट उद्धरण किसी पिछले एपिसोड में शामिल हुआ है, लेकिन यह फिर भी बताने लायक है और मैं इसे फिर से कहता हूं, हम उत्प्रेरणा और प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह एक अंतराल है। इस अंतराल में ही अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति छिपी है और उस प्रतिक्रिया में ही हमारी उन्नति और स्वतंत्रता शामिल है। अब यह उद्धरण अभी तक मेरे लिए पिछले 3 दशक से मार्गदर्शक का काम कर रहा है और यह अपनी सादगी और अभिव्यक्ति से मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करता है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक अर्थपूर्ण अंतराल लें। इस पर चिंतन करें कि यह उद्धरण आपके लिए क्या अर्थ रखता है, जिसके लिए अगर इससे मदद मिले तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 3 प्रमुख शब्दों पर मनन करें, उत्प्रेरणा, अंतराल और प्रतिक्रिया। जब इस पर विचार कर लें तब इन प्रश्नों पर विचार करें। आपके दैनिक जीवन में उत्प्रेरणा क्या है? ध्यान दीजिए कि इनमें से क्या आंतरिक है और क्या बाह्य। दूसरा प्रश्न, क्या आप उत्प्रेरकों पर प्रत्युत्तर देने से पहले आवश्यक अंतराल रखते हैं? तीसरा, क्या आप प्रतिक्रिया करते हैं या प्रत्युत्तर देते हैं? और स्वयं से पूछिए कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, प्रतिक्रिया करना, प्रत्युत्तर देना, क्योंकि हम इन शब्दों का उपयोग एक दूसरे के बदले भी कर सकते हैं। वास्तव में हम सोचते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, जबकि ये नहीं है। एक मस्तिष्क के प्रतिक्रियाशील हिस्से से आता है जो प्राथमिक या आदिम मस्तिष्क है, और प्रत्युत्तर हमारे पूर्णतः मानवीय मस्तिष्क से आता है जिसे नियोकॉर्टेक्स कहा जाता है। इसलिए दोनों के बीच अंतर को समझने का बहुत बड़ा असर
हमारे द्वारा आगे बढ़ते समय प्रत्युत्तर देने या प्रतिक्रिया करने पर पडीडीडीएचता है डॉ। स्टीफन कोवे आगे समझाते हैं कि किस तरह हम ज्यादातर प्रतिक्रियात्मक मोड में रहते हैं, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। उन्होंने कुछ अंतर्दृष्टि प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर के बीच के अंतराल पर प्रदान की है, ताकि हम अधिक क्रियाशील और कम प्रतिक्रियात्मक बने। इसलिए उन्होंने यह क्रियाशीलता का मॉड्यूल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हमें प्रत्युत्तरों में अधिक सक्रिय बनाना चाहिए। हमें इन बातों का अभ्यास करना चाहिए। ए, आत्मजागरूकता, बी, कल्पनाशीलता, सी, विवेक और डी, स्वतंत्र सोच। आत्मजागरूकता और कुछ नहीं, बस यह जानने की क्षमता है कि मैं स्वयं को कैसा महसूस करता हूँ। अपने आंतरिक स्व के बारे में जागरूकता। बी, कल्पनाशीलता, कुछ नया सोच पाने की क्षमता है। इससे यह समझ सकते हैं कि उसका संभावित परिणाम क्या होगा, जो प्रत्युत्तर अभी मेरे मन में ही है। सी, विवेक है। विवेक का अर्थ अपने मूल सिद्धांतों में गहरे जाना है। डी में एक व्यक्ति के रूप में मुझे क्या परिभाषित करता है, मेरे साथ गहराई से क्या स्पंदित होता है, और अंततः जब मेरे भीतर से जो आ रहा है उसे कार्यान्वित करना होता है, तो क्या मेरे पास इतना संकल्प है कि उसे कर सकूं, भले ही वह ऐसा काम हो जो मुझे करना पसंद न हो। एक आम उदाहरण है जो कि आम तौर पर मेरे सामने होता है। क्या मैं जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए प्रतिबद्ध हूँ? मुझे जीवन में स्वस्थ रहने की ज़रूरत पता है, और जब मैं ऐसी बुफे टेबल के पास आता हूँ जो मिठाइयों से लदी हुई है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कुछ तो पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, जब मैं पहुँचता हूँ, मैं अपने भीतर गहराई में जाता हूँ और पूछता हूँ। मैं उन मिठाइयों को खाने के परिणाम की कल्पना करने की कोशिश करता हूँ। तब मैं उन सिद्धांतों से जुड़ता हूँ जो बताते हैं कि जीवन के लिए क्या अच्छा है। इसके बाद चुनौती आती है। क्या मेरे पास वह इच्छा शक्ति है कि बुफे टेबल से ललचाने वाली किसी भी मिठाई को छुए बिना दूर चला जाऊं? ये बहुत आम उदाहरण है, लेकिन इसे अपने जीवन के हर पहलू पर लगा कर देखिए तो अंततः ये सब मूलतः चुनाव करने की हमारी क्षमता पर निर्भर है, और मनुष्यों को अद्भुत रूप से चुनाव करने की क्षमता का उपहार मिल हुआ है। हाँ, प्रत्युत्तर देने का, अन्यथा हम जानवर ही हैं अगर हम चुनाव की क्षमता का उपयोग नहीं करते। अगर मैं इस बात को उपयोगी तरीके से नहीं कहता तो हम मनुष्य नहीं हैं। इसलिए हमारी खुशी हमारे द्वारा किए गए चुनावों पर निर्भर करती है। अब आइए हम एक दृश्यावलोकन अभ्यास के माध्यम से इस पर और अधिक विचार करें। आइए मैं आपको 3 बड्डे संकेंद्रीय वृत्त एक खाली पृष्ठ पर बनाने को कहता हूँ। 3, एक बड़ा, एक उससे छोटा और एक छोटा। ध्यान रखिए कि वृत्तों के बीच काफ़ी स्थान खाली हो, क्योंकि मैं आपको उनमें कुछ शब्द लिखने को कहूँगा। आइए सबसे बाहरी वृत्त से शुरू करते हैं। इसे हम वृत्त 1 कहेंगे। अब अगर आप संसार के बारे में सोचें तो आप सामान्यतः कह सकते हैं कि यह संसार हुक्के की तरह है। यह कॉरपोरेट जॉब की तरह परिवर्तनशील, अनिश्चित, भ्रामक और दुविधापूर्ण है। हम ऐसे संसार में रहते हैं को बहुत चुनौतीपूर्ण है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम युद्ध क्षेत्र में हैं। ये वृत्त वे घटनाएं हैं जो इस संसार में घटित हो रही हैं। फिर याद कर लें कि यह दृश्यावलोकन का अभ्यास है। अक्सर पहला वृत्त है जिसमें लोगों से किसी एक के बारे में सोचने को कहा जाता। अपने जीवन की उन घटनाओं के बारे में सोचिए जो अभी आपके साथ घट रही हैं, चाहे आप उनके परिणाम को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हों या नहीं। एक सरल उदाहरण जो मेरे मन में आया वह है ट्रैफिक। हर किसी को कार्यस्थल तक यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए हमें SDDDHK पर यातायात को नियंत्रित करना चाहिए। आप किस शहर में हैं, आप किस शहर, इस पर निर्भर है कि यात्रा करना कितना कठिन या सरल होगा। मैं बंगलोर से आया हूँ। बंगलोर ये एक दुःस्वप्न की तरह है। अब सवाल ये है कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसकी चिंता करते हैं और इससे परेशान हो जाते हैं, और अक्सर हम इसके बारे में मजाक भी करते हैं। हमें क्रोध आ जाता है जब भी किसी रास्ते पर हम ट्रैफिक के जाम में फंस जाते हैं। क्या आप इस समय नियंत्रण में रह सकते हैं? हम किसी तरह काम चलाना सीख लेते हैं। हम यात्रा के बेहतर उपाय खोजना सीखते हैं,
या ऐसा समय चुनना जब भीड़ डेच कम हो, तो ट्रैफिक हमारे कुछ कहने से बदलेगा नहीं। इसी प्रकार से कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे क्रोध को बढ़ाती हैं। तनाव, चिंता, हताशा आदि जरूरी नहीं कि वे हमेशा नकारात्मक भावनाओं को ही भद दे एजकाए। वे सकारात्मक भावनाओं को भी उत्तेजित कर सकती हैं। कुछ घटनाएं हमारा मनोरंजन करके हमें खुश भी कर सकती है। हम उन क्षणों में खुशी महसूस कर सकते हैं। इसके लिए संवेदना चाहिए। फिर एक सरल उदाहरण हो सकता है खेल प्रतियोगिता देखना, जैसे आईपीएल, या फिर प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियों के बारे में जानकारी रखना। अब मैं फिर से चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस बिंदु पर चिंतन करें और अपनी जिंदगी के उन अवसरों के बारे में लिखें जो इन बातों के अंतर्गत आते हैं। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि इनमें से कितने उनमें शामिल हैं जब आप जितना संभव हो उतना खुशी महसूस करते हैं। उनको याद करके भी जब वे अब नहीं हैं, तो मैं आपको इसके संदर्भ में कुछ घटनाएं और प्रतिक्रियाएं दिखाने जा रहा हूं। इन्हें मैंने कई वर्षों में एकत्र किया है। जब भी मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूं कि स्टीफन कोवे के वृत्त में क्या है, हम इसे उन चिंताओं या वस्तुओं का वृत्त कहते हैं जिन पर मेरा नियंत्रण नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई तरह की वस्तुएं हैं। कोविड के समय टैक्स। कोविड की कोई परवाह नहीं। कोविड आपको बहुत सारी गलत अफवाह फैलाने देता है। कंपनियां लगातार कार्य सुरक्षा, लोगों से लेकर जीडीपी, अर्थव्यवस्था, स्टॉक मार्केट, पेट्रोल, विदेशी विनिमय, नियम, कराधान, राजनीति आदि की चिंता में थीं। बॉलीवुड में क्या हो रहा है, आईपीएल का परिणाम क्या होगा। प्राकृतिक आपदाएं तो हैं ही, जो हर साल अपनी तीव्रता बढ़ाती जा रही हैं। बहुत राजनीति चल रही है। 1-2 महीने में चुनाव होने वाले हैं। सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। कुछ लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतित हैं, इत्यादि इत्यादि घटनाओं की एक कभी न खत्म होने वाली धारा, जिसे हम उत्प्रेरणा कह सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए लगातार दस्तक दे रही है। इन चीज़ों को, जो हमारे जीवन में लगातार स्क्रीन पर छूने भर से या किसी बटन से ला रहा है। सुबह जागते ही सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि मोबाइल डाटा के लिए अपना वाईफाई चालू करते हैं और संसार हमें घेर लेता है। और यह सब इस विशेष चीज़ से होता है। तो हम बहुत कमज़ोर हैं। हमारा मनोभाव बदलता रहता है और खुशों और दुख के विभिन्न स्तरों का अनुभव करता रहता है, बस इस विशिष्ट वृत्त में मिली खबरों के कारण और इस जनसंख्या से ग्रहण किए गए विचारों के कारण। अब अगर आप इसके बारे में सोचें, यह वृत्त भी एक वृत्त है जो हमें लचीला बनने में मदद करता है। जब घटनाओं के साथ आने वाले तनाव हमें घेरते हैं और हमें अपना विवेक विकसित करने में भी मदद करता है। विवेक वह समझ है जो तय करती है कि मुझे किस बात पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और किस बात की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो जब हमें पता होता है कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, तो अधिक विवेकशील हो सकता हूँ। इसलिए सजगता बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम अंतराल रखने की बात करते हैं। हम जितने सजग होंगे उतना ही ध्यान से चुनाव करेंगे कि किस उत्प्रेरणा का मुझे उत्तर देना है या नहीं देना है। मैं जितना अधिक लचीला बनूंगा और यह सीधा खुशी और संतुष्टि की यात्रा पर ले जाता है। कोई कह सकता है कि यह वह वृत्त है जिसमें हम उन कारणों को समझते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं, बजाय इसके कि हम खुश क्यों हैं। तो यह बड्डा वृत्त है। अब हम अगले वृत्त को देखते हैं, जो वृत्त संख्या 2 है। यह दूसरा वृत्त पूरी तरह से लोगों से संबंधित है। हर वह व्यक्ति जिससे हम अपने जीवन में बातचीत करते हैं, वे इस वृत्त में आते हैं जिनका हम पर प्रभाव पड़ता है। अब आपके लिए फिर से एक अभ्यास है कि क्या उन लोगों के नाम जिनके साथ आप रहते हैं, कार्य करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे ये सामने हो या वर्चुअल रूप से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सभी लोगों के बारे में सोचिए जिनसे आप बातचीत करते हैं। केवल आज ही नहीं, बल्कि ये वे लोग हैं जिनसे आपने अक्सर या कभी कभी ही बातें की हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा समय लेकर उन लोगों के नाम लिख लीजिए, क्योंकि एक व्यापक श्रेणी, जिसे हम हितधारक कह सकते हैं, इस विषय पर दर्शकों के साथ हुई मेरी बातचीत से यह बात सामने आई है। सबसे ज़्यादा तो वे होते हैं हमारे जीवन साथी,
हमारे बच्चे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार, मित्र, समुदाय के सदस्य, घरेलू सहायक, नियोक्ता, साथी जिन्हें हमें सीधे रिपोर्ट करना होता है, इसके अलावा विक्रेता, ग्राहक आदि भी, ये लोगों की बड़ी संख्या है। इन्हें ऐसे लोगों की तरह सोचें जिन पर प्रभाव डालना है। ये वे लोग हैं जिन पर हमें प्रभाव डालना है या जो हम पर प्रभाव डालना चाहते हैं। अब इस तथ्य पर फिर से ध्यान दीजिए कि हम उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, न ही वे हम पर नियंत्रण कर सकते हैं। कोई तर्क कर सकता है कि घरेलू सहायक हम पर नियंत्रण रखते हैं। ये एक अलग पहलू है। इस वृत्त में खुशी तब होती है जब हम अपेक्षाओं का संतुलन कर लेते हैं और यहाँ के लोगों को प्रभावित करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? मैं इन लोगों को प्रभावित कैसे कर सकता हूँ? वे संसाधन क्या हैं जो मुझे इसमें सक्षम करेंगे? उदाहरण के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, आप उनसे परिचित भी होंगे। इन्हें खुलकर उपयोग किया जाता है, जैसे आपसी आदर भाव, विश्वास, असरदार संवाद, स्वीकार्यता, सक्रिय शिक्षण, समानुभूति, प्रेम, धैर्य इत्यादि। कई संसाधन हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि आपको इन सब की ज़रूरत है, बल्कि यह निर्भर करता है उस व्यक्ति और उसके साथ आपके संबंध पर। आप ही तय करते हैं कि उस रिश्ते में क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। जब आप इसे व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यह अपेक्षाओं के संरेखण, प्रतिक्रिया देने और प्राप्त करने, कार्य बांटने और प्रदर्शन, रचनात्मक मतभेद और सहयोग का रूप ले लेता है। अब अंततः हम सबसे भीतरी वृत्त पर आते हैं, जो सबसे छोटा वृत्त है। और अब आप इस बात से चिंतित हैं कि वह सेटिंग क्या दर्शाती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एकमात्र स्थान है जहां हमारा पूर्ण नियंत्रण है, और यह मेरे चुनावों, मेरे निर्णयों और मेरे प्रत्युत्तरों के कारण होता है। ये हमारे जीवन के प्रमुख पहलू हैं जो स्वयं हमारे अंतर को प्रभावित करते हैं। सामान्य चीज़ें जैसे मैं क्या खाता हूँ, मैं कब सोता हूँ, कितना व्यायाम करता हूँ, कितना पढ़ता हूँ, स्वयं को कितना शिक्षित करता हूँ, समाज के लिए कितना योगदान करता हूँ, दान या कार्य करता हूँ, इत्यादि। अब आप समझेंगे कि यह सब आत्म केंद्रितता से संबंधित है। हमारा आत्म पूंजीवादी है। खुशी का भाव बहुत बढ़ा हुआ होता है जब हमारा आत्म का भाव ऊंचा होता है और हम वास्तव में चेतना के विस्तार का अनुभव लेते हैं। एक और प्रभावी प्रश्न इस बारे में है कि इनमें से क्या करना आसान है। अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना या चिंताओं के क्षेत्र को कम करना। अनुभव ही हमें मार्गदर्शन देगा कि अपनी चिंताओं के क्षेत्र को कम करके अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना ज़्यादा सरल होगा। हमें बस यही सोचना है कि हमें क्या शुरू करना है। रुकें, चलते रहें या अपनी दिनचर्या में बदलाव करें जो हमें फिर से अपना नियंत्रण पाने और बढ़ाने और लंबे समय तक चलने वाली आदतों का अनुभव लेने योग्य बनाए। ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए सबसे आसान साधन है हार्टफुलनेस के 4 मूल अभ्यास। हार्टफुलनेस ध्यान के अभ्यास की रूपरेखा इस तरह बनाई गई है कि हम अपने उच्चतर आत्म पर बिना परेशानी के ध्यान दे सकें और लंबी खुशी के क्षेत्र में रह सकें, खुशी की अस्थायी ऊंचाई पर नहीं। इस विषय पर हम सत्र के दूसरे भाग में चर्चा जारी रखेंगे। अब आइए हम खुशी का अनुभव अगले कुछ मिनटों में हार्टफुलनेस ध्यान सत्र के द्वारा लें। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। एक उपचारात्मक ऊर्जा महसूस करें। पृथ्वी से ऊपर चलो, आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम महसूस करें और आपके पैर आराम करते हैं। अब इस उपचारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। अपने घुटनों तक ऊपर जाएं। जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ता है, यह आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम देता है। इस ऊर्जा को महसूस करें
जिससे आपके घुटनों से सारा तनाव दूर हो जाए। अब यह आपके पैरों की ओर आगे बढ़ रहा है। तुम्हारी जांघों में अपनी जांघों को आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में स्थानांतरित हो गई है और कमर, उन्हें आराम महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, आपकी निचली पीठ आराम कर रही है। और आपका पेट, अब ऊर्जा आपके छाती क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपकी भुजाओं में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे ही ऊर्जा आपके अग्रबाहुओं में प्रवाहित होती है, वे भी आराम हो रहा है। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन तक ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे पर घूम रहा है। अपने जबड़े को आराम देना और मुंह, ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित होती है, उन्हें आराम दे रहे हैं। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। महसूस करें कि आपके कान के लोब आराम कर रहे हैं। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक बढ़ रही है। इसे आराम से महसूस करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। आराम है, ऊपर से पांव तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश मत करो, बस ये जान लो कि वह तुम्हारे हृदय में है। खुल के बोलो और ग्रहणशील, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए आप में बह रहा है। इस भावना में आराम करो। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं, अन्य विचारों के लिए उनसे मत लड़ो, उन्हें रहने दो।
धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आपके हृदय में प्रकाश पर आप ध्यान कर रहे हैं। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर विचार करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या में वापस आते हैं,